India stands at the turning point. For decades, globalization was an easy bet. एक ऐसा सिस्टम जहां ट्रेड आसानी से बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, नेशन को स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट चैनल मिला, जिससे कैपिटल इनफ्लो इजीली बढ़ता गया। पर अभी हो रहे वॉर क्राइसिस ने वर्ल्ड इकोनॉमी को स्लो कर दिया है, जिसे इकोनॉमिस्ट एक्सटर्नल हेडविंड्स कहते हैं। हेडविंड्स उस फोर्स को कहते हैं जो एक कंट्री के ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, जैसे कि वॉर्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, एनर्जी प्राइस शॉक्स और ग्लोबल रिसेशंस। एंड ये फोर्सेस जब बाहर की कन्फ्लिक्ट्स की वजह से किसी देश में आते हैं, उसे एक्सटर्नल हेडविंड्स कहते हैं, वेयर इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज फेसिंग द सेम क्राइसिस। नॉट ओनली दिस, डेटा के अनुसार पिछले 5 साल से ग्लोबल इकोनॉमी एक ग्लोबलाइजेशन फेज में चल रही है। मतलब पहले जहां इकोनॉमी में हाइपर ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, अब ग्लोबली मार्केट बहुत कॉशियस स्टेट में चल रहा है। In other words, global GDP and global trade का growth rate is quite similar, क्योंकि countries कोविड जैसे क्राइसिस के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे कम डिपेंडेंसी रखना चाहते हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली कैपिटल इनफ्लो भी। अब ग्लोबली सप्लाई चेन्स तो कम्प्लीटली बंद नहीं हो सकते, एंड कोविड शॉक के बाद कनेक्टिंग विद एनी कंट्री अराउंड द ग्लोब इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। ऐसे में जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। मतलब जब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जियोपॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होके लिए जाते हैं, तब कंट्रीज चीपर रेट के ऑप्शंस होने के बावजूद अपने अलाइज, फ्रेंड्स एंड नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे कि यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे हाई टैरिफ्स लगाए, विच आर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। यूएसए इवन हैड अ शॉर्ट लिव्ड ट्रेड वॉर विद कनाडा एंड मेक्सिको बाय इम्पोजिंग अबाउट 25% टैरिफ्स ऑन मोस्ट इम्पोर्ट्स। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के दूसरे भी वेरिएशंस हैं। कंट्रीज ऐसे भी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं जहां दो अलाइज सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे ध्यान देके एक मोनोपोली मार्केट में बना रहे हैं, जिससे इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट का लोड शेयर हो जाता है एंड म्यूचुअली एक ट्रस्ट फैक्टर बना रहता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है यूएस एंड यूरोप का साथ में चिप फैक्ट्रीज बनाना, एंड ऑल्सो यूएस का इलेक्ट्रॉनिक्स कार चाइना से लेकर मेक्सिको एंड कनाडा में शिफ्ट करना। इसे फ्रेंड शोरिंग भी कहते हैं। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का एक और एग्जाम्पल है जब एक कंट्री अपना टाइम एंड कॉस्ट बचाने के लिए उसके नियर अलाइज को बेनिफिट्स देते हैं। नोइंग दैट द टू कंट्रीज आर इन गुड टर्म्स, दे हेल्प देयर नेबरिंग कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, यूएस कंपनीज का अपना ट्रांसपोर्ट टाइम बचाने के लिए मैक्सिको में फैक्ट्रीज मूव करना, एंड सेकेंड एग्जाम्पल बीइंग यूरोपियन फैशन ब्रांड्स का एशिया के बजाय टर्की या मोरक्को में कपड़े बनाना। अब इंडिया करे तो करे क्या, जहां ग्लोबली कंट्रीज एक दूसरे को काट खाने को रेडी हो। हाउ डू दे प्रोवाइड रिसोर्सेज विद इन नेशन? ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि इंडियन इकोनॉमी में अभी चल क्या रहा है। दैट इज व्हाट प्रॉब्लम्स इज इंडिया फेसिंग इन द करंट क्राइसिस। वॉर क्राइसिस की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही था, क्योंकि फूड, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज ही डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल पर मेंटेन रहेंगे तो इन्फ्लेशन 5% तक बढ़ जाएगा, रीचिंग RBI's 4% टारगेट बैंड, जिससे हाउस होल्ड बजट स्क्वीज होंगे एंड मार्केट में कॉस्ट बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी और रियल वेज ग्रोथ तो बिगड़ ही गया समझो, क्योंकि हर बैरल पर अगर $10 भी बढ़ रहे हैं तो इंडिया के एनुअल एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट में रफली $15 to $16 बिलियन बढ़ जाते हैं, जिसे करंट अकाउंट में 0.5% ऑफ GDP का डेफिसिट आ सकता है। इन अदर वर्ड्स, जितना हम इम्पोर्ट्स में स्पेंड कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट से कमा नहीं पाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट हमारे रुपी का वैल्यू कम हो जाता है। मीनिंग फॉर मोर इम्पोर्ट्स वी नीड मोर डॉलर्स। इफ मोर डॉलर्स आर गोइंग आउट rather than coming in, रुपी वैल्यू फॉल्स। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो द वॉर हैज डिसरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड। काफी रीरूटिंग की वजह से डिस्टेंस एंड फ्राइट कॉस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट को कंपनीज को ज्यादा इंश्योरेंस फैसिलिटीज देनी पड़ती है, जिससे उसमें भी कॉस्ट बढ़ जाते हैं, एंड डिलीवरी डिलेज का प्रॉब्लम तो अलग से ही है। दीज हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एड टू इम्पोर्ट इन्फ्लेशन फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, जिससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं एंड कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। ऊपर से वी गॉट हिट बाय एल नीनोज इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट में वेदर पैटर्न्स में चेंजेस आने की वजह से एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज भारी मात्रा में अफेक्ट होती है, जिससे सप्लाई चेन में और भी क्रंच आ जाता है।
एंड देन यू नो द साइकिल। फूड प्राइसेस बढ़ने से लो इनकम हाउस होल्ड पे ज्यादा इफेक्ट होगा एंड ओवरऑल कंजम्पशन भी सप्रेस होगा। पर ये नंबर्स में अप एंड डाउन तो होता रहता है, एज नथिंग एवर रिमेन्स स्टैग्नेंट एंड गवर्नमेंट कैन रेजिस्ट सच क्राइसिस बट सिटीजन्स मे हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। कहते हैं ना कि मरेंगे नहीं पर थोड़ी चोट तो लगेगी। सो नाउ हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट बीइंग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड उसमें एडिशनली ये वॉरफेयर एंड वेदर पैटर्न्स की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स। सो टू ओवरकम दिस टर्मोइल, CEA V Ananta Nageswaran introduced an innovative idea, and that is the entrepreneurial state. It is inspired by economist Mariana Mazzucato. ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां गवर्नमेंट सिर्फ इकोनॉमी चलाने के बजाय उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट एक्टिवली स्टार्ट्स, सपोर्ट्स एंड शेप्स न्यू इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशंस। इससे काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। क्या होता है ना कि इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर्स कोई भी नए आइडिया या स्टार्टअप में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें काफी रिस्क होते हैं। आइडिया कितना भी अच्छा हो बट वो आगे फुलफिल नहीं हो पाता है। नाउ इफ गवर्नमेंट टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट न्यू आइडियाज, इनोवेशंस एंड ऑल्सो टेक रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ द स्टार्टअप, इससे इंडिया के ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट कोई रिस्की R&D में किसी फर्म को फंड करे, जैसे क्लीन एनर्जी, AI, बायोटेक और स्पेस के सेक्टर्स में, जहां इंडस्ट्रीज जल्दी इन्वेस्ट नहीं करती, तो इसी वो सेक्टर्स बेटर डेवलप हो सकते हैं। इफ द रिस्क्स आर फ्रूटफुल देन दिस कैन गिव अ कंट्री अ कॉम्पिटिटिव एज ग्लोबली। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट के और भी एडवांटेजेस है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बेटर वेव आ सकती है। हेल्थ, क्लाइमेट, डिफेंस, टेक जैसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट के इंटरवीन एंड इन्वेस्ट करने से इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल बन सकती है। इससे होगा ये कि हम फॉरेन सप्लायर्स पर कम डिपेंडेंट रहेंगे एंड उस सेक्टर के रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होंगे वो भी घटेंगे। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट के साथ साथ एक और स्ट्रैटेजी भी CEA V अनंता नागेश्वरन ने सजेस्ट की है, एंड दैट इज इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन। इंडिया इज नॉट वन सिंगल इकोनॉमी, इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्टेट इकोनॉमीज। इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंडिया जैसे नेशन के लिए काफी बेनिफिशियरी स्ट्रैटेजी है। एज इंडिया में रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल है या प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है और कंजम्पशन के लिए इनफ पॉपुलेशन तो है ही। अगर हम 28 स्टेट्स को 28 स्टार्टअप्स के जैसे ट्रीट करें, वेयर वी डिवाइड द मोनोपोलीज स्टेट वाइज, देन वी कैन इजीली प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। सो एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट्स में हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो सकती है। पर द ओनली रिस्क फैक्टर इन विच द गवर्नमेंट हैज टू टेक अ स्पेशल केयर is to not let the supply chains disrupt, as any poor link can mess with the country. Economics में long term growth 3 चीज पे डिपेंड करते हैं, कैपिटल, लेबर एंड प्रोडक्टिविटी। पर आज के जमाने में एक चौथा फैक्टर भी है, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। The countries that will win are not just the richest, but the most coordinated, the most innovative and the most trusted ones. आज की दुनिया में जरूरी नहीं है कि रिचेस्ट कंट्रीज ही जीते। जो देश इनोवेशन और कोऑर्डिनेशन में आगे हो, जिसपे सब ट्रस्ट कर सकते हो, वैसे देश के नंबर 1 बनने की प्रोबेबिलिटीज काफी हाई रहती है। एंड कंग्रेचुलेशंस टू अस, इंडिया में वो सारी कैपेबिलिटीज है। एंडिंग द वीडियो ऑन दिस नोट, मैं आपको जल्द ही ऐसे ही कुछ नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ काम की लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। थैंक यू।